नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। मैं आपके लिए ट्रेडमार्क के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर, पेटेंट के ऊपर फ्री कोर्स लेकर आया हूं। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लॉ स्टूडेंट्स ने कमेंट करा कि सर हमारे पास है ना 1-2 लाख 3 लाख रुपए नहीं है कि हम आईपीआर का कोर्स ऑनलाइन खरीद पाए। हमें आईपीआर के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट की कैसे ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करी जाती है, ट्रेडमार्क लॉ क्या होता है और कैसे हम उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स लॉ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, यंग लॉयर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, या यंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनको ट्रेडमार्क के बारे में समझना है, अपने धंधे में कैसे यूज करना है, उनके लिए वो बिल्कुल फ्री है। लाइफ टाइम मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये डिटेल कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आइए इस कोर्स को चालू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, मॉड्यूल है, वो है हमारा ट्रेडमार्क से। ट्रेडमार्क होते क्या है, कैसे ये वर्कआउट करते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर्स इनको यूज करके पैसा बनाते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की 3 स्टेजेस थी। पहला था लैंड एज, फिर आया इंडस्ट्रियल एज, फिर आया इंटेलेक्चुअल एज। लैंड एज मतलब आज से हजारों साल पहले राजा क्या करते थे, जमीन पे कब्जा करते थे। फिर 100 साल पहले क्या आया, टाटा बिरला, इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, सेटअप करा, एम्प्लॉयज को बिठाया और प्रॉफिट कमाया। फिर आ गया इंटेलेक्चुअल एज। आज के टाइम में स्टार्टअप्स आप देखो, फेसबुक, अमेजॉन, उबर, ओला, ओयो, जोमैटो, क्या ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जोमैटो कितने रेस्टोरेंट ओन करता है? 0। तो आप जितने भी स्टार्टअप्स देखोगे ना, उबर, ओला, अर्बन ग्लैब, कोई भी एसेट्स इस समय होल्ड नहीं करता है। दे ऑल आर बिल्डिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। उसकी मदद से जो पुराने ट्रेडिशनल धंधे थे उनको स्केल अप कर रहे हैं। टैक्सी पहले भी थी, ओला उबर ने क्या करा, उसको स्केल अप कर दिया और एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर लिया है। आज मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से चेक कर सकता हूँ मेरे एरिया में कितनी टैक्सी अवेलेबल है, मेरे नियरेस्ट कौन सी टैक्सी है, और उसी मोबाइल ऐप से मैं बुक कर सकता हूँ। होटल भी मुझे बुक करना है तो ओयो, मेक माई ट्रिप, सब मेरा हैंड में है। तो इन्होंने क्या करा, टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ों को स्मूथ कर दिया। अब एक चीज़ देखो, आज के टाइम में अगर मुझे ऑनलाइन जाना है, कोई ट्रस्ट गेन करना भी मुश्किल होता है। तो अगर मुझे फूड डिलीवरी के लिए जाना है तो मैं ये नहीं सोचूंगा फूड डिलीवरी, मैं ये सोचूंगा जोमैटो, मैं ये नहीं सोचूंगा ऑनलाइन सर्च, मैं सोचूंगा गूगल। तो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है, इन्होंने मार्केटिंग कर करके कस्टमर के माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ दिया है कि अगर आपको जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करनी है तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन्होंने कस्टमर के माइंड में ब्रांड वैल्यू को रजिस्टर्ड करा है। इसीलिए ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है, ब्रांड नेम की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है। हल्दीराम को 90 साल लगे थे $13 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए। जोमैटो सिर्फ $13 बिलियन की वैल्यूएशन 10 साल के अंदर पहुंच गया। क्यों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से। जोमैटो रेस्टोरेंट ओन नहीं करता, बट जब जब हम बुक करते हैं ऑनलाइन फूड तो किसकी मदद से करते हैं? जोमैटो की मदद से। तो वहाँ ब्रांड वैल्यू का खेल आता है कि जब जब मैं गूगल के प्ले स्टोर पे जाऊंगा, इंटरनेट पे जाऊंगा, मैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्च नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जोमैटो सर्च करूंगा। तो ये ब्रांड वैल्यू यहाँ से क्रिएट की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज कवर करूंगा। वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसका मोनेटाइजेशन, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट एंड लिटिगेशन, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल। तीनों चीजें मैं कोर्स के अंदर कवर करूंगा। ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है, जहाँ डिटेल में लॉ स्टूडेंट के साथ, यंग लॉयर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ वन स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करूंगा और बीच बीच के अंदर आपको टिप्स भी दूंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, स्ट्रेटेजीज एंड मोनेटाइजेशन। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता कैसे इंडिया के अंदर? देखो, जितने भी आईपी लॉयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स है, बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई, छोटी फर्म्स हो गई, सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनाती है। वो कैसे बनती है? पहले हम जाते हैं आईपी इंडिया की वेबसाइट पे। आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, पब्लिक सर्च पे जाएंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं सिमिलर ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। हमारे ऑफिस में हम कुछ पेड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं ताकि हम बेटर सर्च रिजल्ट तक पहुंच पाए। अगर आपकी फर्म बड़ी, आपके पास हजारों क्लाइंट्स है, तो आप पेड सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। नहीं तो आईपी इंडिया की वेबसाइट और गूगल सर्च बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया में अगर कोई धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो गूगल पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रैंक हो जाएगा और आईपी इंडिया पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब देखो होता क्या है, काफी सारे लोग आईपी इंडिया में, जैसे गूगल एग्जांपल ले रहा हूँ, गूगल वर्ड अगर मेरे पास आता है, गूगल क्लाइंट आता है ऐसा बन के कि ये रजिस्टर्ड करना है ट्रेडमार्क, तो मैं गूगल को पूरा गूगल लिख के सर्च नहीं करता। हम क्या करते हैं, उसमें एल्गोरिदम लगाते हैं, GOOGLE, तो एंड का ही हटा देंगे, फिर सिस्टम में डाल के देखेंगे इससे मिलता जुलता कुछ निकल कर आ रहा है। शुरुआत का जो जी है उसको हटा देंगे, OOGLE करके सर्च करके देखेंगे, तो एल्गोरिदम से आसपास का वर्ड नेम मालूम पड़ जाता है कि आसपास कोई ब्रांड नेम एग्जिस्ट तो नहीं करता, इसका डायल्यूशन क्या है, इसकी कीवर्ड रैंकिंग क्या है, इसकी एसईओ रैंकिंग क्या है। जब हमारे ऑफिस में एक डिटेल ट्रेडमार्क की सर्च रिपोर्ट बनती है तो अराउंड वो 50 पन्नों से लेकर 100 पन्नों के बीच में बनती है, जहां पे हम कीवर्ड रैंकिंग भी देखते हैं, एसईओ रैंकिंग भी देखते हैं, उसका डायल्यूशन भी देखते हैं, उसका कॉइन वैल्यूएशन भी देखते हैं, उसका ग्राफिक्स भी देखते हैं। अगर कोई डिवाइस मतलब लोगो दिया है साथ में, उसको भी सर्च करते हैं, उसको भी गूगल इमेजेस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्च करा जाता है, रन करा जाता है, ताकि उससे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा निकल कर आए। वो डेटा को निकालने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, क्या इस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अगर करवाया जा सकता है तो क्या यूनिक राइट्स हमें मिलेंगे या डाइल्यूटेड राइट्स हमें मिलेंगे। तो हर चीज को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, फिर क्लाइंट्स को एडवाइस किया जाता है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेडमार्क में ना,
1 to 45 क्लासेस होती है, 34 तक गुड्स की क्लासेस होती है, फिर 35 से 45 तक सर्विसेज की क्लास होती है। अब एग्जांपल से धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा सर्चेस करी कैसी आती है। अब देखो, अगर मेरे पास एक मेडिसिन का क्लाइंट आ रहा है क्लास 5 का, और अगर उसका कोई प्रोडक्ट क्लास 3 में कॉन्फ्लिक्ट मार रहा है तो मैं उसको एडवाइस नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि क्लास 5 और क्लास 3 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सिमिलर इन नेचर होता है, क्लोज क्लासेस है। इन क्लासेस में अगर आपके क्लाइंट का जो ट्रेडमार्क है सिमिलर निकल कर आ रहा है, कभी भी उसको रजिस्ट्रेशन का एडवाइस मत देना, इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, क्योंकि ये होता है एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स, जैसे मैच बॉक्स अगरबत्ती हो गया। अब अगरबत्ती लेट सपोज एक ब्रांड लॉन्च कर दी खुशबू अगरबत्ती, अब मैं खुशबू मोमबत्ती लॉन्च करूंगा, खुशबू कॉटन लॉन्च करूंगा ना, तो कहना कि रिजेंबलेंस आती है कि जो खुशबू अगरबत्ती का ब्रांड है शायद वही मोमबत्ती बेच रहा हो, वही कॉटन बेच रहा हो। तो आपको देखना है कहीं आपके प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स में तो नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं क्लास 30 की, तो क्लास 30 क्लास 20, अगर मुझे क्लास 30 में किसी वर्ड मार्क ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करना है तो मैं आसपास की क्लासेस को भी देखूंगा, क्लास 29 को भी देखूंगा, क्लास 31 को भी देखूंगा। और आपको एग्जांपल दूं टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट की क्लास कौन सी? क्लास 3। कोलगेट का टूथपेस्ट क्लास 3 में फॉल करता है, बट टूथब्रश का फॉल करेगा, ये फॉल करेगा क्लास 21 में। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे टूथपेस्ट को देखना है ना तो मैं क्लास 21 को भी देखूंगा। क्यों? कोलगेट अगर आज अपना टूथपेस्ट बेच रहा है, वो ब्रश भी लेकर आया है, तो कस्टमर के माइंड में क्या जाएगा? एसोसिएट प्रोडक्ट्स है भाई, दोनों ही यूज करेगा साथ में, टूथपेस्ट का टूथब्रश यूज होता है। तो उसी सेम ब्रांड के साथ किसी ने क्लास 21 में टूथब्रश को लॉन्च कर दिया, क्लास 21 के प्रोडक्ट्स को लेकर आ गया, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा एसोसिएट प्रोडक्ट्स को भी, आसपास के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को, कहीं उनसे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है कि सेम क्लास में तो नहीं मिला, बट क्लास ऐसे में मिल गया जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। एसोसिएट प्रोडक्ट्स इनको बोलते हैं, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और देखो, अगर आपको अपने क्लाइंट्स के धंधे को बड़ा बनाना है ना, तो उनको ब्रांड नेम सजेस्ट करो, या आपको खुद का धंधा बड़ा करना है। कॉइन नेम्स होते हैं क्या, मैं आपको बताता हूँ। यूनिक नेम जो कहीं भी मार्केट में वाला एग्जिस्ट नहीं करते थे, आपने खुद ने उनको क्रिएट करा है। लेटर ऑन आपने बहुत हेवीली ब्रांडिंग मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करके उनको कॉइन नेम बनाया, जैसे कोडेक, नोकिया, जोमैटो का पहले नाम फूडी पे था। इनके इन्वेस्टर्स ने कहा ईबे वाले केस ना कर दें, क्योंकि बे एंड में आ रहा है और ऑनलाइन ये काम करेंगे, ऑफलाइन काम नहीं था। तो लेटर ऑन फिर इसको जोमैटो किया गया। मीशो, फ्रूटी, अमूल, विम हिंदुस्तान लीवर का डिश वॉशिंग बार आता है। तो देखिए, ये सारे कॉइन नेम है, मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग करके कस्टमर के माइंड में एक इमेज छापी जाती है। तो ये ब्रांड नेम सबसे अच्छे होते हैं फॉर एसईओ, फॉर कीवर्ड रैंकिंग एंड फॉर वैल्यूएशन। तो अगर आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो हमेशा कॉइन नेम सजेस्ट करो, सबसे बेटर नेम होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, 2 नाम को ज्वाइन करके नया नेम बना दो, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, फर्स्ट कराए। या फिर कोई अपने सरनेम को भी ट्रेडमार्क करवा सकता है, बट उसके अंदर एक कंडीशन है, वो सरनेम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करा हो, जैसे बिरला ने करा, टाटा ने करा, या फिर कॉमन वर्ड उठा लियो, जैसे रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी। बट देखो, धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस वर्ड को पिकअप करा था उस समय रिलायंस का ऐसा कोई वर्ड मार्केट में था नहीं, उन्होंने कंटिन्यूसली बहुत सारी ट्रेडमार्क फाइलिंग करी है। आज रिलायंस का बहुत बड़ा आईपी पोर्टफोलियो, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। रिलायंस मतलब अंबानी फैमिली, तो आप रिलायंस की ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकते हो। जैसे अमेजॉन है, रिवर का नाम है, बट जेफ बेजोस ने उसकी बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग हाईली इन्वेस्टमेंट्स करें, और इंडिया के अंदर क्लास 41 में इनके 41 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। मतलब अराउंड मान के चला 100-200 ट्रेडमार्क तो इनके इंडिया में ही रजिस्टर्ड है। पूरी दुनिया भर में बात करूंगा तो 1000 से ज़्यादा इनके पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। तो इन्होंने डायल्यूशन खत्म कर दिया है। अमेजॉन मतलब ई कॉमर्स कंपनी जो जेफ बेजोस की अमेरिका में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इतने लेवल पर जाके इन्होंने ब्रांड की वैल्यू को क्रिएट करा है। अगर आप किसी कॉमन वर्ड को उठा के बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू उसमें डेवलप कर देते हो, इतनी ब्रांड वैल्यू कर देते हो कि जो नॉर्मल कस्टमर है वो आपसे ही उस ब्रांड को एसोसिएट करने लगेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, कैटेगरी उसके अंदर। तो आप किसी भी कॉमन वर्ड पे एक्सक्लूसिव राइट एंजॉय कर सकते हो। जैसे मन्नत होटल, मन्नत ढाबा होटल का बहुत बड़ा केस हुआ था, रिसेंट केस है, जहाँ पे मन्नत होटल, जो मन्नत वर्ड है ना, वो देखो कॉमन वर्ड है, मन्नत कॉमन है, शाहरुख खान के घर का नाम भी मन्नत है, कॉमन वर्ड है, बट उन्होंने इतने ज़्यादा ट्रेडमार्क फाइलिंग कर दी, इतने ज़्यादा ब्रांडिंग कर दी, गुडविल जनरेट कर दी, और उनके इतने सारे रेस्टोरेंट से चंडीगढ़ के हाईवे पे दिल्ली तक हाई कोर्ट ने उनको राइट्स दिए और कहा कि आप इस ट्रेडमार्क के एक्सक्लूसिव ओनर हो, आपके अलावा कोई इसको विदाउट या प्रमोशन यूज नहीं कर सकता। तो मन्नत जैसे वर्ड को भी आज के टाइम में एक्सक्लूसिव घोषित किया जा सकता है अगर आप उनके बहुत सारे ट्रेडमार्क फाइल कर दो, वर्ड मार्क फाइल कर दो, बहुत अच्छी यूजर्स दिखाओ और उसमें गुडविल जनरेट कर दो, तो आपको भी एक्सक्लूसिव वर्ड्स के बहुत अच्छे राइट्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ट्रेडमार्क फाइलिंग एप्लीकेशन। अब देखो ये होती कैसे। अगर मुझे ट्रेडमार्क फाइल करना है, इंडिविजुअल की 4,500 की गवर्नमेंट फीस है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ट्रस्ट 9,000 रुपये लीगल फीस भरनी पड़ती है। बट अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई है तो 50% ऑफ मिलता है, तो 4,500 रुपये गवर्नमेंट फीस वहाँ पे भी हो जाती है। मतलब इंडिविजुअल तो 4,500 था ही,
प्राइवेट लिमिटेड, LLP सब कितने थे? 9,000। जैसे ही आप MSME सर्टिफिकेट दिखाओगे, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट दिखाओगे, 50% की सब्सिडी है। अब आपको भी प्राइवेट लिमिटेड के केस में 9,000 नहीं बढ़ना, 4,500 रुपए की गवर्नमेंट फीस बढ़नी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो आज के टाइम में क्या है, जो ट्रेडमार्क इतने सारे फाइल हो गए ना कि रजिस्ट्री संभाल नहीं पा रही है, तो काफी सारे लोगों के जो ट्रेडमार्क के काफी डिले आ रहे हैं, 1 साल बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ रही, 2 साल बाद। अगर आपको विद इन अ मंथ अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाना, एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए, तो आपको एक्सपर्टेड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना। एक्सपर्टेड में एडिशनल आपका 20,000 की गवर्नमेंट फीस आती है। पहले आप 4,500 रुपए भरोगे, फिर आप 20,000 रुपए और भरोगे, उसके बाद आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एक्सपर्टाइट हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट होनी होगी तो विद इन 7 डेज हो जाएगी, नहीं तो ऑब्जेक्शन रेज्ड होगा, फिर मैटर पूरा हियरिंग में जाएगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, हियरिंग में आपका मैटर जाएगा, फिर जाके अगर आपका ट्रेडमार्क क्लियर होता है तो वो जनरल में जाएगा, नहीं तो आपका ट्रेडमार्क वहीं रिफ्यूज हो जाएगा। अब अगर मेरा कॉम्पिटिशन है, उसने ट्रेडमार्क फाइल करा और एक्सपर्टेड एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, एक्सपर्टेड मैं ट्रेडमार्क करा, उसने भी ट्रेडमार्क करा, उसने क्या होशियारी क्या करी, मेरे इनवॉइसेस कॉपी कर लिए, मेरा डेटा कॉपी कर लिया, और मेरा यूजेस था 2020 का, वो दिखा रहा है 2015 का, और मेरा डेटा हर चीज कॉपी करके उसने एक्सपर्टेड फाइल कर दी रजिस्टर कराने के लिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, तब आप इंटरलोकेटरी पिटिशन फाइल कर सकते हो। उसमें क्या है कि इसके इनवॉइसेस सारे फेक है, इसको सुनने से पहले मेरे को सुना जाए, उसमें 2,700 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है। इस चीज का ध्यान रखना। जब उसकी हियरिंग डेट आएगी, आप भी उस पर अपीयर हो सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि इन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सब फेक है, मेरा ही कस्टमर था, मेरा ही पार्टनर था, और चुपके से ट्रेडमार्क को चुराया और एक्सपर्टेड फाइल कर दिया। तो उसमें इंटरलोकेटरी पिटिशन पेश करनी है, TMM फोन लगा के, और 2,700 रुपए गवर्नमेंट फीस है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन ने सब कुछ कर दिया, एक्सपायरेट कर दिया, अब क्या होगा, एक्सपायरेट कर दिया, अगर अपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्लियर होता है तो ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड जनरल में चला जाएगा। ऑब्जेक्शन आगे तो क्या होगा, आपको उसमें रिप्लाई पेश करना पड़ेगा, रिप्लाई ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर वो हियरिंग पे जाएगा। जब जब आप रिप्लाई ड्राफ्ट करो, उसके अंदर एक तो केस लो अच्छे से डालो, पॉइंट्स अच्छे से डालो कि हमारा ट्रेडमार्क क्यों यूनिक है, क्यों अलग है। सेक्शन 11 का है तो उसके अंदर आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ट्रेडमार्क सामने वाले से अलग क्यों है। 9 के अंदर क्या होता है, आपको दिखाना पड़ता है आपने सेकेंडरी मीनिंग क्या जनरेट करा है। आप कोई कॉमन वर्ड का राइट नहीं ले सकते हो विदाउट जनरेटिंग गुडविल और सेकेंडरी मीनिंग ऑफ दैट मार्क। सेक्शन 11 में क्या होता है, अपोजिट मार्क निकल कर आ गया, तो सेक्शन 11 में आपको प्रूफ करना पड़ता है डिफरेंस क्या है, आपका भी डिवाइस है उसका भी डिवाइस है, तो डिफरेंस क्या है, कस्टमर कंफ्यूज क्यों नहीं होगा। सेक्शन 9 इज नॉट अबाउट कंफ्यूजन, इट्स अबाउट क्यों एक जेनरिक वर्ड का आपको राइट दिया जाए, क्यों आपको एक्सक्लूसिव राइट उस वर्ड का दिया जाए। वर्ड मार्क फाइल कर रहे हो तो क्यों दिया जाए, क्या आपके उस पर हक बनता है, क्या आपने गुडविल जनरेट करी, क्या आपने मीनिंग जनरेट करा उस ब्रांड नेम का। तो सेक्शन 9 में तो आपको बहुत ज्यादा एविडेंस दिखानी पड़ती है। अगर आपका ट्रेडमार्क पर्पज टू बी यूज बेसिस पे आपने गुडविल जनरेट नहीं करी, ब्रांड वैल्यू जनरेट नहीं करी, सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन है, तो बहुत मुश्किल से निकलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। सेक्शन 11 क्यों निकल सकता है, सेक्शन 11 एक ही कंडीशन में एक ही केस में निकल सकता है, जब आप प्रूफ करो कि आपका वाला मार्क और सामने वाले का मार्क टोटली डिफरेंट है, कस्टमर उससे कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपका रिप्लाई बहुत अच्छा बना हुआ है, रिप्लाई को आपने अच्छे से ड्राफ्ट करा है, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, आपका ट्रेडमार्क इजीली निकल जाएगा। देखो आपको क्या करना है, लेटेस्ट केस लॉ लगाने, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जितना आपका रिटर्न सबमिशन अच्छा होगा उतना जल्दी आपका ट्रेडमार्क निकलेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपके रिटर्न सबमिशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको हियरिंग पे डाल देंगे। हियरिंग पे जाके आपको सारे पॉइंट्स लेके जाने, फैक्ट्स लेके जाने, इनवॉइसेस लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उनको बताना है। अगर सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन है तो क्यों आपका मार्क डिफरेंट है, क्या उसकी और आपकी लोकेशन डिफरेंट है, हो सकता है वो ऑफलाइन असम में कर रहा हो, आप ऑफलाइन पंजाब में करो, दोनों ऑफलाइन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों का डिवाइस मार्क है और एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास नहीं है तो वो आप दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती है अगर आपको आपका ट्रेडमार्क क्लियर करना है। या सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन है तो क्या आपने ऐसी ब्रांड वैल्यू, गुडविल, फेसबुक, इंटरनेट मार्केटिंग, इनवॉइसेस, सेल्स, ये सब दिखाने पड़ते हैं, तब सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आपके निकलता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर, मेरा क्लाइंट है द गौरव जैन, ये यूट्यूबर भी है, मैंने इनका ट्रेडमार्क फाइल करा था, पर्सनली मैंने इस केस को देखा था। ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद, एक्सपर्टाइट करने के बाद इनका तुरंत इनका ट्रेडमार्क क्लियर हो गया था, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। जब मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी ना, तो मैंने यूजर एफिडेविट को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करवाया, उसमें सारी एविडेंस लगाई। इनके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अनअकैडमी पे ये पढ़ाते हैं, इंटरनेट पर्सनैलिटी है, सारे एविडेंस मैंने इनके लगाए। रजिस्ट्री को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन मैंने पूरा शो करा, और रजिस्ट्री ने विदाउट ऑब्जेक्शन इस ट्रेडमार्क को क्लियरेंस दी क्लास 41 के अंदर। वो क्यों दी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स मैंने रजिस्ट्री के सामने रखे, उनको दिखाए, जिससे मेरा ट्रेडमार्क एक बार में क्लियर हो गया। जैसे ही आपका ट्रेडमार्क क्लियर हो जाता है, ये पब्लिक डोमेन में चले, पब्लिक डोमेन में जाता है, सॉरी, ये एडवर्टाइजमेंट होने जाता है जर्नल के अंदर। जर्नल में 4 महीने तक पड़ा रहता है। 4 महीने बाद अगर इस पर कोई अपोजिशन नहीं आती है तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। बट मीनवाइल अगर किसी ने अपोजिशन रेस कर दी तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको फिर अपोजिशन का नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। अगर आप नहीं देते हो तो लेटर ऑन
आपके फेवर में जजमेंट आने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप टाइम पे नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाए, काउंटर स्टेटमेंट, कई बार एडवोकेट भूल जाते हैं, बीच में कोविड का भी टाइम था, या दिमाग से निकल गया, एडवोकेट ने रिमाइंड नहीं करा या आपको कॉपी नहीं पकड़ाई, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंटरलोक्यूटरी पिटीशन पेश करनी है अगर फाइनल ऑर्डर निकल के नहीं आया है। फिर जैसे ही आप अपना रिप्लाई पेश कर दोगे, सामने वाली पार्टी को अपना एविडेंस डालना है। जैसे ही वो अपना एविडेंस अपलोड करेंगे रूल 45 में, रूल 46 में आपको अपना एविडेंस अपलोड करना है विद इन 45 डेज। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर रजिस्ट्री आपको नोटिस इशू नहीं कर रही है, सामने वाला आपको फिजिकल कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहा, डिजिटल कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है एविडेंस अपलोड करने की। इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है, डिजिटल कॉपी आ चुकी है, हार्ड कॉपी आ चुकी है, देन यू आर लाइबल टू अपलोड योर एविडेंस विद इन 45 डेज। अब जैसे ही आप एविडेंस को अपलोड करोगे, उसके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है रूल 47 में कि वो काउंटर एविडेंस डाल पाए। काउंटर एविडेंस जैसे ही वो रूल 47 में डालेगा, उसके बाद ये मैटर हियरिंग पे चला जाएगा। अब रजिस्ट्री चाहे तो सीधा रूल 46 के बाद ही हियरिंग पे बुला सकती है, 47 की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 47 डालेगा ही डालेगा। अगर रजिस्ट्री चाहेगी डायरेक्ट हियरिंग पे बुला लेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी, दोनों के एडवोकेट्स आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, अपने अपने केस को, अपनी फाइल को, अपनी एविडेंस को। फिर रजिस्ट्री अपना फाइनल जजमेंट देती है। अगर आपको क्लियरेंस मिल जाती है, आप केस जीत जाते हो, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आप केस हार जाते हो, लूज कर जाते हो, तो आपका ट्रेडमार्क वहीं पर रिफ्यूज हो जाएगा। अब ट्रेडमार्क मोनेटाइज कैसे किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, पैसा बनता कैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स का, ट्रेडमार्क में इतना पैसा लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट अटॉर्नीज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनको पैसा देते क्यों है? देखो, पहली चीज ब्रांड्स क्या करती है, ट्रेडमार्क लेने के बाद फ्रेंचाइजिंग में जाती है। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, आज मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट नहीं ओपन कर सकता, मुझे ओपन करना है, मुझे कंपनी को 5 करोड़ देने पड़ेंगे। सबवे का आउटलेट ओपन करना है, मुझे कंपनी को 1-2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। डोमिनोज का करना है, 2 करोड़ रुपए उनको देने पड़ेंगे। इंडियन एग्जांपल तो लेंसकार्ट, अब लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी 50 लाख 80 लाख रुपए देके। मैं ऐसा नहीं कि लेंस अपने एक दुकान खोली, चश्मे की लेंसकार्ट लिख दिया, क्यों? ब्रांड वैल्यू जनरेट हो चुका है और कंपनी के पास सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो विदाउट देयर परमिशन आई कांट ओपन अ लेंसकार्ट स्टोर इन इंडिया। इस चीज का ध्यान रखना। चाय सुट्टा बार कैसे एक्सपेंशन करा, फ्रेंचाइजी मॉडल से। खुद का कैपिटल एक एंटरप्रेन्योर कब तक लगाएगा? एक एंटरप्रेन्योर के पास इतना पैसा थोड़ी ना कि मैं 100 आउटलेट खोल दूं, 100 आउटलेट में मैनेजर बैठा दूं और चलाता रहूं। मैं सीसीडी का ओनर थोड़ी ना हूं। सीसीडी का ओनर इसलिए तो बर्बाद हो गया, सारे आउटलेट खुद चला रहा था ट्रेडमार्क लेने के बाद भी। स्टारबक्स मास्टर फ्रेंचाइजी पे चलता है, चाय सुट्टा बार भी फ्रेंचाइजी देता है, दूसरों से इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो देखो, बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्या करती हैं, दूसरों से इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, फ्रेंचाइजी बांटने के लिए अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराती है। उसके अंदर क्या करते हैं, ये कुछ रॉयल्टी फी शेयर करते हैं, वन टाइम रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं। अब जैसे बीकानेर वाला है, बीकानेर वाला सिविक शॉप से स्टार्ट हुआ था, फिर उसने फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर गया, पैन इंडिया वो फैल गया, लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया। अब देखो, बीकानेर वाले का ट्रेडमार्क में कॉपी नहीं कर सकता, हल्दीराम वाले का ट्रेडमार्क में कॉपी नहीं कर सकता, क्यों? ये ब्रांड नेम उनके पास रजिस्टर्ड है। तो ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी जाती है, उनको रजिस्टर कराया जाता है। लेटर ऑन फ्रेंचाइजियां बेच बेच के डोमिनोज, KFC, सबवे, मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, इनकी तरफ पैसा कमाया जाता है। अब और कैसे पैसा होता है ट्रेडमार्क के थ्रू? देखो, लाइसेंसिंग में बहुत तगड़ा पैसा कमाने का तरीका है। अगर मेरा ब्रांड नेम अच्छा है तो मैं किसी को लाइसेंस पे दे दूंगा। डिज्नी करता है, नाइकी करता है, बारबी करता है, ये लाइसेंस पे अपने ब्रांड नेम देते हैं कि तुम चलाओ, तुम देखो, हमें प्रॉफिट देते रहना। तीसरी चीज होती है मर्चेंडाइजिंग। अब BMW, पूमा हो गया, इन्होंने टाई अप करा। पूमा क्या करता है, कपड़े निकालता है, जूते निकालता है। तो जब जब इनके जूतों पे BMW का लोगो छपेगा, कपड़ों पे BMW का लोगो छपेगा, एक एक कपड़ा बिकता जाएगा। पूमा वाले, सॉरी BMW वाले पूमा वाले से कमीशन चार्ज करते जाएंगे, रॉयल्टी भी चार्ज करते जाएंगे। फरारी भी पूमा वालों को देता है कि मेरा लोगो छापो, मेरे को पैसे दो। मर्सिडीज भी इसी मॉडल पे चलता है पूमा वालों के साथ कि तो मेरा लोगो छापो, मेरे को पैसे दो। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्या करती है, अपना मर्चेंडाइज निकालती है, खुद नहीं निकालती, दूसरे के पास जाती है। हम ब्रांड बड़े मार्केट के अंदर, हमारा लोगो ब्रांड नेम यूज करो, उसको छापो, पर प्रिंटिंग या पर प्रोडक्ट हमें इतना पैसा दे देना। वहां से ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे आपने कार्टून देखा होगा छोटा भीम करके, 75 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट के साथ कार्टून चालू हुआ था। विद इन 5 ईयर्स 300 करोड़ का उसने रिटर्न दिया अपने ओनर को, जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स था। तो 300 करोड़ का रिटर्न दिया, जो एक कार्टून 75 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट से चालू हुआ था। तो ये पावर होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो गया, लिटिगेशन हो गया, तो प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है? देखो, सबसे पहला होता है डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट। डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है? डायरेक्टली किसी ने मेरे ब्रांड नेम को कॉपी कर लिया। एक एडिडास ब्रांड थी, किसी ने एडिबास कर दिया, उसको कॉपी करा, एडिडास वालों ने केस फाइल करा। पार्ले जी था, पार्ले जे कर दिया, जी को जे कर दिया। तो ये सारे डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट के केसेस होते हैं कि भाई मेरा ब्रांड नेम रजिस्टर्ड था, किसी और ने कॉपी कर लिया। जैसे मामाअर्थ ने बीच में केस करा, अमेजॉन पे क्या फेक बहुत सारे लोग बेच रहे थे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स, ब्रांड ने लीगल एक्शन लिया और उन सारे प्रोडक्ट्स को बंद करवाया। जैसे पार्ले जी वर्सेस फ्यूचर ग्रुप का भी डिस्प्यूट हुआ था पार्ले के बिस्कुट को लेकर, उन्होंने पैकेजिंग सब कुछ सेम रख दी थी, लेटर ऑन डिस्प्यूट हुआ, फिर उसको भी बंद करवाया गया। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स एक्शन लेती है जब उनको डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट दिखता है कि भाई डायरेक्टली हमारे किसी ने ट्रेड ड्रेस, ब्रांड
नेम कॉपी कर लिया है और तुरंत वो उस पर केस फाइल करती है। मेनली जितने भी डायरेक्ट इन्फ्रिंगमेंट के केसेस होते हैं, मैटर होते हैं, वो इसलिए मार्केट के अंदर किए जाते हैं या इसलिए मार्केट के अंदर राइज होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड मार्केट में चल रही है, उसका डिमांड टॉप पे है, तो वो अपने प्राइजेस बढ़ा देती है, सप्लाई आती नहीं है तो लोग फेक प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं सप्लाई दिखाने के चक्कर में और वहाँ से पैसा कमा लेते हैं। अब पासिंग ऑफ की बात करूं, काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर पासिंग ऑफ क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो पासिंग ऑफ क्या होता है, जब एक मार्क रजिस्टर्ड नहीं है बट मैं उसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं तो क्या मेरा उस पर राइट है, तो उसका आंसर है जी हाँ। अगर मैं किसी मार्क को बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, उस पर गुडविल ब्रांड वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, देन आई हैव अ राइट फॉर पासिंग ऑफ। अगर कोई मेरे ब्रांड नेम को कॉपी करता है, यूज करता है, तो मैं अंडर पासिंग ऑफ के सेक्शन में केस फाइल कर सकता हूँ, कोर्ट में अप्रोच कर सकता हूँ। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहली चीज, पुलिस कभी भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करेगी फॉर पासिंग ऑफ। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत रेयर टू रेयर केसेस होगा, 10 लाख हजारों में से लाखों में से एक कि पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड कर ले। आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, एडीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां जाके पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका केस चलेगा। उसमें भी आपको गुडविल दिखानी पड़ेगी, वैल्यूएशन दिखानी पड़ेगी, सेल्स दिखानी पड़ेगी, तब जाके डिस्ट्रिक्ट जज भी ऑर्डर करेगा आपके फेवर में कि हाँ इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करो, एफआईआर को रजिस्टर्ड करो या सामने वाली पार्टी को नोटिस दो कोर्ट में अपीयर होने के लिए। तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, आप पासिंग ऑफ में जाते हो तो बहुत टाइम लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। फिर होता है साइबर स्क्वैटिंग। अब देखो जब भी मार्केट की ब्रांड के अंदर, देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स है आज के टाइम में, सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो लोग क्या करते हैं फेक वेबसाइट्स बना देते हैं। जैसे एक बंदे ने क्या करा, अमूल फ्रेंचाइजी.com बना दिया, उसका एसईओ करा, उसको टॉप पे ले गया। अब उससे होता है कि कोई इस वेबसाइट पे जाएगा, उसको लगेगा अमूल की फ्रेंचाइजी की वेबसाइट है, वहां से लोग 5 लाख 10 लाख रुपए के एक बंदे से लेते जाते हैं। लेटर ऑन जब 1-2 करोड़ 3 करोड़ हो जाते हैं, लेके वेबसाइट बंद कर ही गायब हो गए। एक बंदे ने अमूल डिस्ट्रीब्यूशन चालू करा, तो अमूल ब्रांड ने भी काफी सारे लीगल एक्शन लिए उन सारी वेबसाइट्स को बंद करवाने के लिए। अब इसके अंदर बंद होती कैसे, काम चलता कैसे, देखो मैं इंटरनेशनल लेवल पे बताऊंगा, लोकल लेवल पे आपको बताऊंगा। एक कॉर्पोरेशन है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, इसको बोलते हैं ICANN, और दूसरी है UDRP कंप्लेंट। ये साइबर स्क्वैटिंग के लिए यूज करी जाती है, कंप्लेंट रेज करने के लिए। UDRP की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। अब देखो अगर आप लोगों को किसी की वेबसाइट बंद करवानी, केस को रेज करना है, तो आप ICANN में फाइल कर सकते हो, UDRP में फाइल कर सकते हो। काफी सारे लॉयर्स इस समय इसका काम करते हैं। गूगल का एक केस हुआ था, गूगल वर्सेस गूगल, किसी ने क्या करा, L की जगह 1 लगा दिया, GOOG1E.com। गूगल ने साइबर स्क्वैटिंग का केस पेश करा, UDRP में फाइल करा और अपने डोमेन को रिकवर कराया। हल्दीराम ने भी काफी सारे फेक ई-कॉमर्स स्टोर्स को बंद करवाया था, उनकी वेबसाइट को सीज करवाया था, क्योंकि काफी सारे फेक सेलर्स इंडिया के अंदर उनकी फेक फ्रेंचाइजी बेच रहे थे। हल्दीराम फ्रेंचाइजी डायरेक्टली नहीं देता, इस चीज का ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट ले लेगा, स्टोर खुद चलाएगा। लोगों ने क्या करा, हल्दीराम डिस्ट्रीब्यूशन, हल्दीराम फ्रेंचाइजी.com लॉन्च कर दी और फेक ई-कॉमर्स स्टोर्स चला दी इंटरनेट के ऊपर। वहां से फ्रेंचाइजियां फेक चल रही है, इनकी ई-कॉमर्स फेक स्टोर चल रहे हैं। लेटर ऑन हल्दीराम को जब मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत इन वेबसाइट्स को बंद कराया। तो इन वेबसाइट्स को बंद कराने के लिए आपको साइबर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, एफआईआर करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद कोर्ट में एक्शन लेना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, कोर्ट से आपका ऑर्डर होगा, पुलिस का तो डायरेक्टली एक्शन लिया, कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ब्रांड बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। वेबसाइट की जो ओनर्स है उनको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, सब कुछ सीज कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब ट्रेडमार्क का प्रोटेक्ट करना कैसे, आपको अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करना कैसे, सबसे पहली चीज है लीगल नोटिस। आपको अपने क्लाइंट के लिए लीगल नोटिस बनाना अच्छे से आना चाहिए। उसे बताना पड़ेगा लीगल नोटिस में कि आपकी ब्रांड ये इतनी बड़ी, इतने टाइम से आप यूज कर रहे हो और सामने वाला ऐसा इंफ्रिंगमेंट कर रहा है। लीगल नोटिस भेजो अपने क्लाइंट के भी, आप पे 1-2 रिमाइंडर डालो, लीगल नोटिस दे लो। और देखो अगर FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, क्लास 3 के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके अंदर डायरेक्टली FIR कट सकती है। पुलिस डायरेक्ट FIR काट के माल को सीज कर सकती है, लोगों को अरेस्ट कर सकती है। बट उसके अंदर आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और आपका अगर मेडिकल क्लास का प्रोडक्ट है, FMCG का, क्योंकि देखो अगर आज के टाइम में बिस्कुट्स खा रहा हूँ, ठीक है, पार्ले जी का बिस्कुट खा रहा हूँ, बालाजी के मैं चिप्स खा रहा हूँ, या फिर मैं कोई दवाई कंज्यूम कर रहा हूँ सिप्ला की, अगर वो फर्जी हुई, नकली हुई, डुप्लीकेट हुई, उससे मेरी हेल्थ को कितना डैमेज है, तो इस पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट गाइडलाइंस है कि यहाँ पे सीधी FIR दर्ज करो, सीधा अरेस्ट करो, माल को सीज करो। तो अगर आपका FMCG का प्रोडक्ट है, मेडिकल लाइन का प्रोडक्ट है, या ऐसा ह्यूमन कंजम्पशन का प्रोडक्ट है और आपके सारे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली पुलिस FIR काटेगी और डायरेक्ट अरेस्ट करेगी। इस चीज का ध्यान रखना। अब कोर्ट में केस फाइल कैसे होता है, क्या इनका प्रोसेस रहता है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि देखो FIR नहीं कटी, अगर आपने लीगल नोटिस तो भेज दिए 4-5, बट FIR नहीं कट रही तो बंद तो कराना ही पड़ेगा। तो करना कैसे, वो प्रोसेस कैसे होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन
करता हूँ। पहली चीज तो आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद 12A की एप्लीकेशन पेश होती है। यहाँ तक कोर्ट पहले बोलेगा कमर्शियल कोर्ट्स की आप पहले मीडिएशन करो, आपस में बैठ के बात करो। अगर आपको चाहिए डायरेक्ट एक्शन और डायरेक्ट छापा पड़े, माल सीज हो जाए, तो 12A की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। उसमें 2 ग्राउंड देने पड़ते हैं। आइदर कि यार मैंने तो मीडिएशन का पूरा ट्राई कर लिया, 5 लीगल नोटिस भेज दिए, 10 ईमेल कर दिए, 100 कॉल कर दिए, या फिर अगर हम डायरेक्ट इनको नोटिस देंगे और इनको बताएंगे कि आप हमारा माल फर्जी बेच रहे हो, तो ये जो फर्जी माल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, गायब कर देंगे और केस प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। इन 2 कंडीशंस के अंदर कोर्ट डायरेक्टली एक्शन लेती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अमूल ने क्या करा, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वाले थे जो उनके लाइसेंस के बिना अमूल वर्ड का यूज कर रहे थे, सिमिलर पैकेजिंग डिजाइनिंग करवा ली। अमूल ने डायरेक्ट उन पर एक्शन लिया, माल को सीज करवाया। एक बंदा था, उसने हकूना मटाटा करके ब्रांड लॉन्च कर दी। अभी क्या था, उसने टाटा वर्ड को डाइल्यूट कर रहा था, हकूना मटाटा, एंड में टाटा आ रहा था। टाटा से तुरंत केस पेश करा और दिल्ली हाई कोर्ट ने टाटा सन्स के फेवर में जजमेंट दिया। टाटा बहुत एक बड़ी ब्रांड है, तो इस चक्कर में उनको डिसीजन मिल गया। अब देखो रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती है। अगर आप कोर्ट में आपको जीत मिलती है तो कैसे मिलेगी और किन किन पॉइंट्स पे मिलेगी। सबसे पहली चीज, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ब्रांड आपकी है, पहले से आप यूज कर रहे हो, आपका प्रायर यूजर है, आपने गुडविल जनरेट करी, कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है। फिर डैमेजेस कैसे मिलता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन कैसे मिलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो कोर्ट आपको देखेगा आपको लॉस हुआ कितना, आपका अकाउंट सा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर था, ये सिमिलर ब्रांड लेकर आया, 50 करोड़ के मेरे कस्टमर खा गया, 20 करोड़ का इसने प्रॉफिट करा। तो कोर्ट आपको प्रॉफिट दिलवा सकती है 20 करोड़ का, और 1-2 करोड़ की लॉयर की फीस दिलवा सकती है, बट उसको आपको लॉयर के सारे इनवॉइसेस सबमिट करने पड़ते हैं। और कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जितने भी फेक प्रोडक्ट्स थे, जितने भी डुप्लीकेट पैकेजिंग थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और कोर्ट में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए कि सारे डुप्लीकेट पैकेजिंग माल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या ओरिजिनल जो ब्रांड है उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। और कोर्ट आपको लेटर ऑन कह सकती है डिफेंडेंट को केस हारने के बाद कि प्लेंटिफ ने जो लीगल फीस लगाई है, कमिश्नर से लेके हर चीज के ऊपर, लॉयर के ऊपर, वो सारी लीगल फीस डिफेंडेंट पे करे। तो ऐसे कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग चलती है। जैसे पतंजलि वर्सेस फेक हर्बल ब्रांड्स का केस हुआ था, कोर्ट ने डुप्लीकेट पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स उनको बैन करवाया, फेक सेलर्स को बोला कंपनसेशन सबमिट करो कोर्ट के अंदर, जितना आपने प्रॉफिट करा सब उन्होंने कैलकुलेट करा, सारे डेटा इसमें सबमिट होते हैं, सेल्स, टर्नओवर, मार्केटिंग, मार्केट से इनवॉइस लाए जाते हैं, फिर कैलकुलेशन निकाली जाती है। जैसे कैडबरी ने देखा लोकल चॉकलेट सेलर थे, वो उसका ट्रेडमार्क का वायलेशन कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा भाई जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया ना कैडबरी को दो और उसके लीगल फीस भी दो। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट कई बार छोड़ भी देती है, कई बार अनजाने आदमी से गलती हो गई है, 1-2 लाख 5 लाख की पेनल्टी लगाई छोड़ दिया, बट कोर्ट को लगा ये बंदा हैबिचुअल है, बार बार करता है और उसको हर चीज़ की नॉलेज थी, एक्सपर्ट हो चुका है, तो कोर्ट फिर प्रॉफिट का भी वो लगाएगी कि प्रॉफिट्स भी दो, पेनल्टी भी मार्क करेगी, फिर उसके बाद लॉयर्स की फीस भी दिलवाएंगे। तो हैवी पेनल्टी कोर्ट की तरफ से लगाई जाती है जब कोर्ट को लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर हो और बार बार इन चीज़ों को करते हो, रिपीट बेसिस पर करते हो और आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के अंदर। अब देखो जो मोस्ट ऑफ द आईपी केसेस है ना, वो इंडिया में दिल्ली में फाइल किए जाते हैं। दिल्ली में फाइल करने के 2 रीजन है। पहली चीज तो अगर मैं पैन इंडिया में केस फाइल करूंगा तो मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर मेरा ब्रांड वैल्यूएशन का जो केस है वो 2 करोड़ से ऊपर है तो मैं सीधा हाई कोर्ट में जा सकता हूँ। तो पैन इंडिया इतने केसेस फाइल नहीं होते, सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में किए जाते हैं और 2 करोड़ से ऊपर ब्रांड वैल्यूएशन दिखाई जाती है। अगर पैन इंडिया करना है तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे नीचे की कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। फिर उसके बाद आपका मैटर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो देखो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि हमारी टीम और मैं बहुत अच्छी वीडियोस, फ्री कोर्सेस यूट्यूब पे आपके लिए लाता रहूं और डिटेल के अंदर वीडियो बनाओ, उससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। आप देखो वेल नोन ट्रेडमार्क्स के बारे में बताता हूँ, ये क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं और आपके क्लाइंट्स को कैसे फायदा मिलेगा। टाटा, अमूल, बिस्लरी, बजाज, रिलायंस, एयरटेल, मारुति सुजुकी, किंगफिशर, नाइकी, पेप्सी, ये सारे वेल नोन ट्रेडमार्क है। अब यहाँ तो रजिस्ट्री घोषित कर दे कि वेल नोन ट्रेडमार्क है, या मेरे पास कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट हो जहां पे वो घोषित कर दे कि ये वेल नोन ट्रेडमार्क है। अब ये वेल नोन ट्रेडमार्क मिलते कैसे हैं? आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो कि ट्रेडमार्क रूल्स 2017 के रूल 124 बुक में मेंशन किया गया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका ट्रेडमार्क वेल नोन है क्यों, एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है इंडिया में, अब्रॉड में कितने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने फाइल करी है और कितनी रजिस्टर्ड है, सेल्स के टर्नओवर कितने, ब्रांडिंग दिखानी पड़ेगी, मार्केट रीच दिखानी पड़ेगी, कस्टमर बेस दिखाना पड़ेगा, ये सारा डेटा दिखाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट दिखाना पड़ेगा, पब्लिक रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे, प्लस
अगर कोई प्रीवियस केस कोर्ट रिकॉर्ड्स रहे जहां पे आप केस को जीते हो, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिकॉग्नाइज किया हो कि आपका मार्क ब्रांड नेम बहुत यूनिक है, तो वो सारे जजमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट फीस जमा करवानी पड़ेगी। 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लगता है फाइनल डिसीजन आने में। अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता, आप दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर दिस कि यार हमारा जो ट्रेडमार्क है वो यूनिक है और वेल नोन कैटेगरी के अंदर हमें इसका स्टेटस मिलना चाहिए। अब 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऐसा आईपी अटॉर्नी लॉयर आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 सेक्शन 47 रिमूवल ऑफ अ ट्रेडमार्क फॉर नॉन यूज। अगर आपका क्लाइंट 5 साल तक ट्रेडमार्क को यूज नहीं करता है, पर्पोज टू बी यूज बेसिस पे ट्रेडमार्क होता है, जेप्टो वाले केस में रिसेंटली हुआ है, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से रिमूव हो सकता है। एक बंदे को या तो इंटरलोकेटरी पेश करनी है, रेक्टिफिकेशन पेश करना है, या हाई कोर्ट को अप्रोच करना है और इस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रार से रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन यूज। देखो ट्रेडमार्क का राइट दिया जाता है यूज करने के लिए, ना कि एक ब्रांड नेम को रख के पड़ा रहने दिया। उससे क्यों ब्रांड नेम खराब होगा, उसका कोई यूज कर ही नहीं पाएगा कि मैंने 10 ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करा लिए, अब वो पड़े में 100-200 साल तक मैं उनको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ब्रांड नेम दिए जाते हैं यूज करने के लिए, जो यूज कर रहा है उसका राइट क्रिएट होगा। अगर नॉन यूज है तो 5 साल बाद उसको रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ किसी ने आपके खिलाफ इंटरलोकेटरी पिटीशन पेश कर दी, रेक्टिफिकेशन पेश कर दिया या हाई कोर्ट में चला गया। सेक्शन 50 कैंसिलेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स फॉर मिस यूज ऑफ ट्रेडमार्क। अगर कोई भी एग्रीड पर्सन एप्लीकेशन देता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में या दिल्ली हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स के अंदर, सेशन कोर्ट्स के अंदर, कि इसका ट्रेडमार्क कैंसिल किया जाए, ये मिसयूज कर रहा है, पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है और मेरे ब्रांड नेम से मिलता जुलता ब्रांड नेम और से पब्लिक कंफ्यूज हो रही है, तो वहां पे भी ट्रेडमार्क रिमूव किया जा सकता है। सेक्शन 57 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर फॉर रॉन्गली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। गलती से किसी रजिस्ट्रार ने किसी ट्रेडमार्क को अलाउ कर दिया तो उस केसेस के अंदर या तो रजिस्ट्रार खुद उसको रिमूव कर सकता है या दिल्ली हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में पिटीशन पेश की जा सकती है फॉर रिमूवल ऑफ द ट्रेडमार्क। तो 3 सेक्शन में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको कोर्ट में केस जीतना है, अपने क्लाइंट के लिए फाइट करना है। अब चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मैड्रिड प्रोटोकॉल की तरफ। देखो ये क्या होता है, अगर मुझे पूरी दुनिया भर में मेरे ब्रांड को लेके जाना है, यूएसए, यूके, यूरोप, दुबई, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, तो वहां पर ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवाना कैसे, ट्रेडमार्क फाइलिंग होती कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज, हर एक कंट्री का आईपी ऑफिस अलग होता है, सब WIPO से एसोसिएटेड होते हैं जैसे, लेकिन अपना पाकिस्तान भाई नहीं है, वो नहीं है WIPO से, इस चीज का ध्यान रखना। तो आईपी ऑफिस सबके अलग अलग होते हैं। अब एक होता है मैड्रिड प्रोटोकॉल, उसमें ऑनलाइन फॉर्म होता है, मुझे जाना है, सारे कंट्रीज को सिलेक्ट करना है, एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल करूंगा, पूरी दुनिया भर में मेरा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। जोमेटो ने उसको यूज करा था यूके, यूएसए, सिंगापुर, यूएई के लिए। माइक्रोमैक्स ने 130 कंट्री में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल को यूज करा था। बट मैड्रिड प्रोटोकॉल हम क्यों नहीं यूज करते, मैं आपको बताता हूं। मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि अगर एक कंट्री में एप्लीकेशन अटकी, बाकी कंट्रीज में दिक्कत आना चालू हो जाती है। मैं इंडिविजुअल फाइल करता हूं, उस पर मेरा कॉस्टिंग बढ़ती है, बट जल्दी रजिस्टर्ड होता है। जैसे अभी हमने फाइलिंग करी तो मैंने यूएस में अलग करी, यूके में अलग करी, ईयू में अलग करी, यूएई में अलग करी, तो मेरे एक क्लाइंट का यूके वाला मार्क निकल गया, ईयू वाला मार्क निकल गया, अब उसका दुबई वाला पेंडिंग है, यूएसए वाला पेंडिंग है, जर्मनी वाला पेंडिंग है। तो मैं क्या देखता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में फाइल करता हूँ, उनकी स्ट्रेटेजीज अलग तरीके से बनाता हूँ, जिससे लोकली ऑब्जेक्शन आए, अपोजिशन आए, तो एक कंट्री में स्पेसिफिक आए, बाकी एप्लीकेशन उससे अफेक्ट ना हो, जहां स्मूथ प्रोसेस निकल रहा है वहां निकलते रहे। तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो जाता है इंडिया से, तो करना कैसे डील, इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन, ये होती क्या है। एक फेमस केस है एन.आर. डॉनगरी वर्सेस वर्लपूल कॉर्पोरेशन का। इसमें हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर क्या हुआ था, वर्लपूल कॉर्पोरेशन यूएस बेस्ड कंपनी थी, दुनिया भर में इनका ब्रांड नेम चलता था, जापान, चाइना, अमेरिका, हर जगह चलता था, इंडिया में आए नहीं थे। इंडिया में एक बंदे ने वर्लपूल का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया और माल बेचना चालू कर दिया। वर्लपूल इंडिया में आया, उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, दिल्ली हाईकोर्ट को उन्होंने अप्रोच करा, उन्होंने कहा हम दुनिया के अंदर फेमस है, दुनिया में हर कोई हमें जानता है, हम इंडिया के अंदर आने वाले थे। एक बंदे ने हमारा ब्रांड नेम कॉपी करा और इंडिया के अंदर बेचना चालू कर दिया, बट ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस हमारी बहुत अच्छी, गुडविल हमारी बहुत अच्छी, ट्रेडमार्क हमारे हर कंट्री में रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, और देखो सुप्रीम कोर्ट ने, पहले मैं आपको बताता हूं दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे डिसीजन दिया ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन। क्यों? उन्होंने कहा कि भैया ये दुनिया भर में फेमस है, आपने इंडिया में इनको कॉपी करा है, और अगर हम इनके ब्रांड नेम का राइट इनको नहीं देंगे और ऐसे ग्लोबल कंपटीशन इंडिया में आएगा ही नहीं, उनको लगेगा इंडिया में घुसना बेकार है, ग्लोबली हम सक्सेसफुल हो गए, लेटर ऑन इंडिया में कोई और ले लेता है, फिर हम घुस नहीं पाते। इस चक्कर में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इसके अंदर डॉक्ट्राइन दी ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन, और वर्लपूल को अलाउ करा कि इंडिया में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाओ, आपका गुडविल है, आपका राइट है, और आप आराम से बेचो। तो पासिंग ऑफ प्रिंसिपल को भी इसमें यूज किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर दुनिया में कोई फेमस ट्रेडमार्क है जो दुनिया में बहुत फेमस है, दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है,
आप ये सोच रहे हो कि मैं इंडिया में उसको कॉपी कर लूंगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपकी जनरेशन के अकॉर्डिंग, प्राइम एनर्जी ड्रिंक, मिस्टर बीस्ट करके एक यूट्यूबर है, उसका ब्रांड है, पूरी दुनिया में सब उसको जानते हैं। अब अगर अमेरिका, जर्मनी, EU, UK, US हर जगह उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इंडिया में उसके सब्सक्राइबर्स है, हर कोई बाहर से उसका माल इंपोर्ट करा के खरीद रहा है, बेच रहा है, फिर वो इंडिया में आएगा, आपने पहले ही उससे ट्रेडमार्क ले लिया उसका रजिस्टर्ड कराने से पहले, तो आप राइट क्लेम नहीं कर पाओगे। वो क्या करेगा, पहले तो अपना पुराना यूज दिखाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, आपके खिलाफ इंजेक्शन का केस पेश करेगा, उसको तुरंत ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से। और आपके साथ भी सेम केस है, आप इंडिया में बहुत बड़ी ब्रांड हो, एशिया में बहुत बड़ी ब्रांड हो, आपका माल UAE में बिक रहा है, चाइना में बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा है, वियतनाम में बिक रहा है, थाईलैंड में बिक रहा है, सिंगापुर में बिक रहा है, आपने बहुत सारी EU कंट्रीज को भी टारगेट कर रखा है, USA में किसी ने कॉपी कर लिया, तो सबसे पहले तो आपको लीगल नोटिस देना है, प्रायर बेसिस पे US कोर्ट में एंड US ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में दिखाना है कि हम प्रायर यूजर हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर जाके वहां पे केस पेश करना पड़ेगा थ्रू अटॉर्नी, फिर आप अपने केस को लड़ सकते हो। और जैसे ही आपका केस वहां पेश होगा, दिखाया जाएगा कि आप प्रायर यूजर थे, ग्लोबल ब्रांडिंग मार्केटिंग आपने करी है, तो आपको राइट्स मिल जाएंगे। अब ग्लोबल ब्रांडिंग मार्केटिंग क्या होती है कि भाई मेरा माल दुबई में बिक रहा है, UK में बिक रहा है, जर्मनी में बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा है, मेरा माल नेपाल में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ ना मेरा माल तो मुंबई के एक छोटे से लोकल एरिया में बिक रहा है, मुझे ग्लोबल राइट मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ग्लोबल राइट्स आपको दिखाने पड़ते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल गुडविल आपको दिखानी पड़ती है, तब जाके उस कंट्री में आपको राइट्स मिलते हैं और इस डॉक्ट्रिन का फायदा मिलेगा। तो जी हाँ, अगर आपका कोई ब्रांड नेम दूसरी कंट्री में कॉपी करता है, इंडिया में आसपास की कंट्रीज में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और बहुत बड़ी ब्रांड आपकी है, बड़ी ब्रांड से क्या होता है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत तगड़ी है, अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से मार्केटिंग ब्रांडिंग करी, तो इस डॉक्ट्रिन का फायदा आप ले सकते हो और क्लाइंट्स के अपने ट्रेडमार्क को ऐसे रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप एक अटॉर्नी हो जो प्रैक्टिस कर रहा है, यंग लॉयर हो, तो आपको नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, बाहर के कंट्री के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, जितनी इंडिया में ट्रेडमार्क की क्लासेस होती है, सेम क्लासेस वही आपको UAE में मिलेगी, UK में मिलेगी, US में मिलेगी, बस फाइलिंग का प्रोसेस का अंतर होता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रोसेस का अंतर होता है। जैसे US में मैं परपोज टू बी यूज बेसिस पे ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, मुझे यूजर्स दिखाना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी बट रजिस्टर्ड तब होगा जब मैं यूजर्स दिखाऊंगा। इंडिया में तो पूरा रजिस्टर्ड हो जाता है परपोज टू बी यूज के बेसिस के ऊपर, 5 इयर्स का टाइम दिया जाता है, US में नहीं दिया जाता, US में एविडेंस दिखानी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये था राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया, कैसे उसकी ग्लोबल प्रोटेक्शन लेनी है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है जो मैं फ्री कोर्स ट्रेडमार्क का यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज कॉमेंट करो, अपने सारे लॉयर के जो सर्कल हैं, फ्रेंड्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, उनमें सब में शेयर कर दो, ताकि सब तक ऐसा वैल्यूबल फ्री कंटेंट पहुंचे। जो 1-2 लाख बच्चे फीस पे नहीं कर पा रहे, उन तक भी कंटेंट जाए, वीडियो जाए, उनको फ्री कोर्स का एक्सेस मिले। अगर सही में पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ही मैं आगे जाके कॉपीराइट, पेटेंट, अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिटेल कोर्स 1-1, 2-2 घंटे के सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।